वेलकम बैक इन करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस। तो आपने आज का पेपर तो देखा ही होगा। आज का पेपर देख के किस किस को डर लगा है कमेंट बॉक्स में अपना बताइए कि क्या एक्सपीरियंस रहा आज के न्यूज़पेपर को देख के। मेरे को पता है कि आज का जो पेपर है वो न्यूज़पेपर है वो देख के सभी को लगा होगा और शायद सबने पूरा पूरा पढ़ भी लिया होगा उसको। तो जिसने पूरा पेपर पढ़ लिया है और जिसको डर लगा था आज का न्यूज़पेपर देख के, वो कमेंट बॉक्स में लिखना कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा था। और मेरे को लगता है कि आप सभी ने आज का न्यूज़पेपर देखा होगा। पूरा जो न्यूज़पेपर है वो G20 से फुलफिल है। तो आई होप कि आप लोगों ने सबने पूरी न्यूज़ पढ़ी है, सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं। मैं सही हूँ ना? लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। आपको यूपीएससी के लिए इन सब आर्टिकल्स में से आप खुद देखिए कि आपने सारा पढ़ा। अब आप उसमें से कितना याद रहा आपको और आपको कितना कुछ इम्पोर्टेंट लगा। पहले इस वीडियो को यहीं पे पोस्ट करना और लिस्ट बनाना कि मैंने आज ये न्यूज़पेपर पढ़ा है, उससे मेरे को ये इम्पोर्टेंट लगा था, और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स लगे उनके एक लिस्ट बनाना। फिर देखना, फिर अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसको मिलाना, देखना आपकी क्या आपके लिए पूरा न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट था। और उस अगर था और आपने इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकाली है और हम जो डिस्कस करने वाले हैं उनमें से आपने कितनी इररिलेवेंट न्यूज़ पढ़ी थी और आपका उसमें कितना टाइम गया। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हम यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं वो जब आप रेगुलर सुनते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप खुद न्यूज़पेपर से छटनी कर पाएंगे कि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब आज 2 दिन का हमको सेशन कंप्लीट करना है। तो अब हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आ चुके हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स इकट्ठे हो चुके हैं। तो हम एक एक करके उनको देखते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे हुई है, G20 का विस्तार। जो G20 है वो अब उसमें अफ्रीकी जो संघ है वो भी शामिल हो गया है। पहले जो अफ्रीका था, अब इसमें ये देखना है हमको कि अफ्रीका जब सुनते हैं हम तो डायरेक्ट दक्षिण अफ्रीका की बात सामने आ जाती है, लेकिन यहाँ पे अफ्रीकी संघ की बात हुई है। और ये इसका शामिल होना ये दर्शाता है कि अफ्रीका कितना इम्पोर्टेंट है। और अफ्रीका क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम सब जानते हैं। अफ्रीका अपने रिसोर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट है। उसका की जो रिसोर्स पावर है वो उसको इम्पोर्टेंट बना देती है, इसलिए अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया है। और अफ्रीका अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है। और ये दर्शाता है कि किस तरीके से जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल, उनका विस्तार जरूरी है। पहले हमने देखा था आसियान में भी विस्तार किया गया है अभी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे G20 में भी इधर की कंट्रीज़ को शामिल किया जा रहा है, विकासशील कंट्रीज़ को। तो अब जो समूह हैं उनका या जो संगठन बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, उनमें हर एक का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा रहा है। तो अभी अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है ताकि कि जो ये G20 है उसको समावेशी बनाया जा सके, हर एक जगह का उसमें प्रतिनिधित्व हो। और जो G20 का है जो विस्तार है वो 1999 के बाद पहली बार किया गया है, जो कि ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए किया गया है। अब नेक्स्ट जो है, इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो यूएनओ है उसमें जो हमारी सुरक्षा परिषद है उसमें हम स्थायी सदस्यता के लिए हमेशा अपना दावा पेश करते हैं। तो अलग अलग जगह से, अलग अलग मंच से हम उसके लिए अपना एक पक्ष रखते हैं। तो अभी इस G20 सम्मेलन में भी हमने अपना पक्ष रखा है कि हमको जो सुरक्षा परिषद है उसमें हमारी स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। ये भी एक विस्तार की बात ही है। जिस तरीके से G20 में हम देश को विस्तार देना चाहते हैं, वैसे ही हम जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ पे हम अपना चाहते हैं कि हमारा भी प्रतिनिधित्व हो, जो कि एशिया का रिप्रेजेंटेशन होगा सुरक्षा परिषद में। तो एक छोटी न्यूज़ थी जो विस्तार के ऊपर थी, जहाँ और यहाँ पे अभी जो अलग अलग कंट्रीज आई थी वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनमें फ्रांस
जैसे है ब्रिटेन है, उनने भी हमारा समर्थन किया है कि हाँ भारत की स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो मानव सेंट्रिक वाला होना चाहिए, या अब जो वैश्वीकरण की बात होती है वो मानव सेंट्रिक होके बात होती है, तो उसी को आगे बढ़ाया है इस G20 ने। G20 में कुछ मुद्दे उठे थे, वहीं पे एक मुद्दा ये आया था कि अब जो भी डेवलपमेंट हो वो मानव केंद्रित होना चाहिए, मानव को ध्यान में रख के होना चाहिए। तो ये सिर्फ इसलिए आपको मेंशन किया है कि किस लिए वो इम्पोर्टेंट था वो टॉपिक, क्योंकि हर जगह पे इसके बारे में अब बात होने लगी है। नेक्स्ट सबसे बड़ी इवेंट जो है वो ये उभर के आई थी यहाँ पे, हरित जलवायु कोष में ब्रिटेन ने $2 अरब का देने का प्रॉमिस किया है। हरित जलवायु कोष आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका बेसिक जानना। ये कब आया था, कौन से कॉप सम्मेलन में आया था, ये एक इनिशिएटिव लिया गया था जहाँ पे कि विकसित कंट्रीज जो है, जहाँ जिन्होंने कि जलवायु का बहुत ज़्यादा जिन्होंने जलवायु को बहुत हानि पहुंचाई है, वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे उसको सेव करने के लिए। तो वहाँ पे ये बात निकल के आई थी कि एक ऐसा कोष बनाया जाए, फंड बनाया जाए, जो कि जो विकसित देश, विकासशील देश हैं और जो अल्प विकसित देश हैं उनको सपोर्ट कर सके। तो वहाँ पे विकसित देशों को एक अमाउंट देना होता है। तो ये अभी जो ब्रिटेन है उसने अपना सहयोग दिया है $2 अरब का, जिससे कि पर जो जलवायु या पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, चाहे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो। इस तरीके से एक बैलेंस बनाने की बात हुई है। अब आपको हरित जलवायु कोष जो है वो कब आया था, क्या है वो, किस तरीके से उसकी फंडिंग की बात हुई थी, वो सब के बारे में डिटेल आपको तैयार करना है। इसी चीज़ से जलवायु परिवर्तन टॉपिक तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन जो ये कॉप सम्मेलन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉप सम्मेलन हुए हैं, उनके बारे में भी आपको अपना बेसिक कंप्लीट करके रखना है, ताकि आपको आगे जब प्री में या मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आप अपना आंसर लिख सकें। नेक्स्ट जो है, इसी में एक बात आई थी, ये अभी जो हम जो हरित जलवायु कोष की बात कर रहे हैं, इसी में एक बात आई है, और ये इस चीज़ का बार बार जिक्र भी हो रहा है, और आप अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करना, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ये जो हमारा G20 एजेंडा हो, चाहे कुछ भी हो, उस सब जगह इंटरनेशनली हम इस चीज़ को दोहराते हैं, तो अपने आंसर में इस लाइन को आपको शामिल करना ही है। अब इसमें एक और आपको ये भी पता होना चाहिए कि COP28 शिखर सम्मेलन भी होने वाला है दिसंबर में। तो ये आपको एक आइडिया के तौर पे कि दिसंबर में होगा, फिर जब डिटेल हम उस वहाँ पे बात करेंगे कि क्या है इसका इम्पोर्टेंस। आगे जो ये जो अफ्रीकी संघ है, इसको जो शामिल किया गया था, उसके बाद में जो पश्चिम एशिया है उधर की तरफ भी हमारा रुक गया है। जो ये पश्चिम एशिया की जब हम बात करते हैं, तो पश्चिम एशिया का आपको मैप कंप्लीट करना है, ताकि बेसिक उसकी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप पश्चिम एशिया को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आपको पता नहीं हो कि उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, उन कंट्रीज़ का क्या रोल है। हमारे लिए पश्चिम एशिया का रोल ऊर्जा संसाधन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा आपूर्ति होती है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, पेट्रोलियम उत्पाद हो, वो पश्चिम एशिया पे डिपेंड है। तो इसलिए हम पश्चिम एशिया को अपने साथ लेना चाहते हैं, और उसको ही आधार बना के यहाँ पे अभी एक जो ग्रुप बना है वो है भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप। तीनों चीज़ों को, तीनों शक्तियों को लेके बना हुआ है। भारत शामिल है, पश्चिम एशिया और यूरोप कॉरिडोर इसका नाम है पूरा। ये चीन को काउंटर भी करेगा, और उसके साथ साथ जो पश्चिम एशिया है, यूरोप है और इंडिया, इनका एक चैनल बनाएगा, जिसके थ्रू अलग अलग ट्रेड हो सकेंगे, हमारी अवसंरचनात्मक विकास हो सकेगा। जितनी भी चीज़ें हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इसको एक आधार बनाया गया है। और सबसे बड़ा इसका मुद्दा है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था, उसको काउंटर करना। इसमें बताया गया है कि एक क्षेत्रीय निवेश है जो कि
एक क्षेत्र बन गया ना, जैसे भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप का, तो ये उनको लेके चलेगा। यह कॉरिडोर वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने, स्वच्छ ऊर्जा का वितरण करने और दूर संचार का लिंक तैयार करेगा। साथ ही जो चीन और बेल्ट रोड है, ये तो हमने बात करी ली कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम जो है उसको ये काउंटर करने की कोशिश करेगा। इसमें एक और बात है कि इस कॉरिडोर में रेल लाइनों, सड़कों, बंदरगाहों का नेटवर्क बनेगा। साथ ही स्वच्छ इंजन के निर्यात की व्यवस्था भी होगी, सुरक्षित संचार व्यवस्था होगी, समुद्री केबल जो है उसका नेटवर्क होगा और समूचे क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ने के लिए ग्रिड व्यवस्था बनाई जाएगी। ये एक, क्योंकि आप देखना मैप में भारत से लगा हुआ पश्चिम एशिया, और वहीं से हम जब देखते हैं तो बीच में जो भूमध्य सागर है वहीं से हम एंटर करते हैं इटली से होते हुए और वहाँ से यूरोप में प्रवेश करते हैं। तो आपको ये जो पूरा रूट है और इसका जो पूरे रूट का लिंकेज है, इसको बहुत बारीकी से देखना है और कैसे ये आपस में लिंक है, कौन से सागर आ रहे हैं बीच में, इसमें महत्वपूर्ण कुछ कंट्रीज है जिनके बीच में हमेशा तनाव रहता है, वो कौन सी है, इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल एस्पेक्ट से जो भी टर्म्स आती है या जो भी आप समुद्र आ गया या सागर है, लिंकेज है उनके, वो आपको देखना है। फिर इसमें बताया गया है कि इसमें जो इस कॉरिडोर में सारे देशों को ओपन अप किया गया है कि कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। इसमें भारतीय इकोनॉमी को यूरोप और पश्चिमी देशों के इकोनॉमी से जोड़ने का अहम माध्यम इसको बनाया गया है। तो ये इसकी कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिनको कि आप देख लेना। और ये जो मैपिंग वाला पोर्शन है पहले आप उसको क्लियर करना, क्योंकि इसके बारे में आर्टिकल अभी बहुत बार आएंगे, तो कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले बेसिक होना चाहिए कि भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप, इसका जो लिंकेज बनता है उस लिंकेज की मैपिंग कंप्लीट होना चाहिए। कौन कौन से देश आ रहे हैं इसमें शामिल, वो भी आपको कंप्लीट रखना है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोफ्यूल अलायंस, जैव ईंधन गठबंधन। तो ये जो है वो 500 अरब डॉलर के अवसर सृजित करेगा, ऐसा एक एस्टिमेट लगाया गया है। अभी G20 के सम्मेलन में ये बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया है, जो कि बायो ऊर्जा जो होती है, जैव ईंधन जो है उसको प्रमोट करेगा। जैव ईंधन को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रयास किए हैं। अब ये एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रयास हो रहा है, जो कि बताता है कि किस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती जा रही है। इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो 20, जो हम देखते हैं कि हमारे जो रेगुलर ईंधन है उसमें 20% बायोफ्यूल को शामिल करने की बात होती रहती है, तो इसमें वही लक्ष्य रखा गया है। अब आपको ये जो ग्रुप बना है, अलायंस बना है, इसके बारे में डिटेल धीरे धीरे आएगी न्यूज़पेपर्स में, आप देखते जाना कि क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एक जो टॉपिक था समुद्र में जलवायु परिवर्तन का असर, ये एक आर्टिकल आया है, शायद जनसत्ता में है या दैनिक जागरण, आप देख लेना, वहाँ से आप ये पढ़ना है आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए, तो आपको पढ़ना है इसको। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी भी नहीं चेते तो शून्य हो जाएगा हिमालय का अस्तित्व। ये भी एक एडिटोरियल है जिसको कि आप दैनिक जागरण के या फिर जनसत्ता, किसी एक न्यूज़पेपर में थोड़ा कन्फ्यूज़न है मेरे को, वहाँ से आप ये देखना, जो हमने भूस्खलन वाला टॉपिक पढ़ा था उसके साथ में ये लिंक होगा, तो और उसकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी वहाँ पे ये करेगा और ये बताएगा कि क्या हो रहा है हिमालय में एक्चुअल में, जिससे कि ये इतनी सारे हर्डल्स आ रहे हैं। तो ये बेसिक कुछ न्यूज़ थी इम्पोर्टेंट, जो हमने इतने बड़े न्यूज़पेपर, वो भी 2 दिन के थे, उनमें से कुछ ये 5-6 न्यूज़ ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन्हीं को ध्यान में रख के आप आगे के आर्टिकल्स भी पढ़ना, इन चीज़ों को पकड़ के ही पढ़ना, ताकि आप डाइवर्ट ना हो। और ये ही टॉपिक मुद्दे जो हैं अब इन
डिस्कस होंगे आगे एडिटोरियल्स में, तो वो एडिटोरियल्स आपको ज़रूर पढ़ना है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएं। और देखना आप इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन फ्रेम होंगे, तो अपने आप को बिल्कुल भटकने ना दें। जिनने भी पूरे पूरे न्यूज़पेपर पढ़ लिए हैं, एक एक जो अंडरलाइन किए उससे पूरा पेपर रेड कर दिया है, वो बहुत सोच समझ के चीज़ों को पकड़ें और यहाँ जो डिस्कस हुआ है अपने आप को वहाँ तक सीमित कर लें। क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो आम पब्लिक के लिए, उनको हर चीज़ बतानी होती है, क्योंकि जो पब्लिक होती है वो हर चीज़ जानना चाहती है, इसलिए वो उसको टारगेट करते हैं। लेकिन हमारा जो एम है वो यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना है या प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्रैक करना है। हम स्पेसिफिक हैं, हमारे सिलेबस के दायरे में सिमटे हुए हैं, इसलिए हमको वही चीज़ उठानी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि पूरा पेपर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है, उससे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट आधार बनती है हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो आज के इस सेशन को हम यहीं फिनिश करते हैं। आपकी कुछ भी चीज़ें डिलीट कम नहीं हुई हैं या आप माइंड से निकाल देना कि यार इतना बड़ा न्यूज़पेपर था और उससे इतनी सी चीज़ें बाहर आई हैं, तो आप यकीन मान के चलना कि हाँ आपके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है। पूरा पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बारीक बारीक फैक्ट्स होते हैं, कौन से देश मिले, कौन आया, किसने क्या कहा, ये आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं। जो इम्पोर्टेंट था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आप जब देखना अभी भी जो मेंस के एग्ज़ाम होंगे आप उसमें क्वेश्चंस देखना, उनके जो दायरे होते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द होते हैं। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट करके चलिए और इन्हीं टॉपिक पे अपनी पकड़ बनाइए। जो भी आप आंसर राइटिंग करते हैं उसमें भी आप देखना जो क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स को लेके फ्रेम होते हैं। तो आई होप कि आप ट्रस्ट करेंगे और अपनी जो स्टडी है उसको इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं कल हम नेक्स्ट करंट इवेंट्स के साथ में, देखते हैं कल क्या डेवलपमेंट होता है, फिर न्यू चीज़ें डिस्कस करेंगे और न्यू चीज़ें जानेंगे। तब तक आपको कमेंट में पिन करना है कि किस किस ने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया था। चलो कल मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।